गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 25 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली मैं आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना होता है तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखना शुरू किया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में। इम्पॉर्टेंट वर्तमान में क्यों है ये भी मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी was introduced as an important feature in which of the following? पहला ऑप्शन है द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। ऑप्शन बी द रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेज रूल 1999। ऑप्शन सी द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011। और ऑप्शन डी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस 2011। तो चारों में ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। यूक्रेन पे रूस का हमला, बरसाई मिसाइल। यूक्रेन पे रूस का हमला हो चुका है, मिसाइल लगातार बरस जा रहा है और ये हमला लगातार चल रहा है। विश्व दो धुरी में बंट चुका है। एक धुरी जो है अमेरिका के यूक्रेन के साथ है और एक धुरी जो है रूस के साथ है। आज मैं इस पर कोशिश करूंगा कि इस पर सेपरेट वीडियो बना करके डिटेल्स इस पर डिस्कस किया जाए। क्योंकि आज का पेपर मैं देख रहा हूँ तो पूरा पेपर समर्पित है यही न्यूज़ पे। पूरे के पूरे पेपर में रूस यूक्रेन विवाद को लेकर के ही चर्चा है, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो बना करके आज निश्चित तौर पे मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए रीजन क्या है, यूक्रेन पे हमला करने का रूस का रीजन क्या है। तो पहला रीजन आपको दिखेगा, एक रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दिखता है कि यूक्रेन पार्ट होना चाहता है नाटो का। यूक्रेन नाटो का पार्ट होना चाहता है। और रूस कहता है कि आप नाटो का पार्ट मत बनिए। दूसरा रीजन जो मुझे दिख रहा है, दूसरा रीजन मुझे दिखता है और नॉर्मली ये रीजन एग्जिस्ट भी करता है, वो करता है कि आप अपने जो है लोकल ऑडियंस को, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को लुभाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। मसलन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1962 का वार हुआ था, 1952 का वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। 1962 का वार हुआ था भारत और चीन के बीच में। और ऐसा कई सारे रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 1959 से लेकर के 1962 तक, 1962 तक, ये 4 साल तक चीन में भयंकर अकाल पड़ा था। और इतना अकाल पड़ा था कि चीन में जो है लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। मतलब भूखे रहने से, अकाल के कारण 1958 से लेकर के 1962 तक लगभग 4 साल तक इतना अकाल चीन में पड़ा था कि चीन में जो है लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। ये सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो इसको जो है, इस पे अपने चीन के जो जनता है उसको ध्यान हटाने के लिए चीन की सरकार ने भारत पर आक्रमण किया था, या चीन ने भारत पर आक्रमण किया था ताकि उनकी जो डोमेस्टिक जनता है, उनकी जो लोकल जनता है, उसकी जो चीनी जनता है, उनका ध्यान तत्कालिक इस समस्या से हट जाए। तो हो सकता है रूस में भी कुछ इस तरह की समस्या हो और उस समस्या से रूस के जनता का ध्यान भटकाने के लिए रूस के राष्ट्रपति के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मैं गेस कर रहा हूँ बस, लेकिन मैं सेपरेट वीडियो बना करके कोशिश करूँगा इस पर डिस्कस डिटेल से किया जाए। अब देखिए इसका कई सारा पर्सपेक्टिव है। भारत को कुछ जगह इसमें फायदा भी होगा, कुछ जगह नुकसान भी होगा। एक पर्सपेक्टिव ये है कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था और आज के समय में नाटो जो है गायब है। वो नाटो जो आज के समय में यूक्रेन का हेल्प करना चाहिए था, क्योंकि यूक्रेन नाटो का पार्ट बनना चाहता था, बना नहीं था, बनना चाहता था और नाटो को आज मदद करना चाहिए था यूक्रेन का, लेकिन आज नाटो गायब है। नाटो मतलब अमेरिका,
नाटो मतलब फ्रांस, नाटो मतलब जर्मनी, ये सारा का सारा देश गायब है। अमेरिका जो है बस बोल रहा है कि हम सैंक्शन लगाएंगे, रूस पे सैंक्शन लगा रहा है, सैंक्शन से उसका रूस का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अमेरिका युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दिक्कत इस बात की है। और अमेरिका जो है अपनी वैश्विक जो है ग्लोबल पावर की जो भूमिका है उसको खो चुका है। और इससे अमेरिका को क्या नुकसान होगा, भारत को क्या लाभ होगा, एक एग्जांपल मैं देता हूं। जापान जो है, जापान को अगर आप देखेंगे तो जापान प्रत्येक वर्ष अमेरिका को लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर जो है अपनी सुरक्षा के लिए जापान अमेरिका को पैसा देता है। 8 to 10 बिलियन डॉलर को मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो लगभग हो जाता है मान लीजिए 60 से 70 हजार करोड़ रुपया। तो 60 से 70 हजार करोड़ रुपए जो है जापान अमेरिका को प्रत्येक वर्ष देता है कि अमेरिका जापान की रक्षा करे। और विश्व के कई सारे देश ऐसा है जिसको अमेरिका ने गारंटी दिया है कि अगर आप पे कोई हमला करेगा तो हम आपके बिहाफ पे लड़ेंगे। मसलन जापान को अमेरिका ने गारंटी दिया है कि अगर आप पे कोई हमला करेगा तो हम आपके बिहाफ पे आकर लड़ेंगे। दक्षिणी कोरिया को अमेरिका ने गारंटी दिया है कि आप पे कोई हमला करेगा तो हम आपके बिहाफ पे आकर लड़ेंगे। फिलीपींस को अमेरिका ने गारंटी दिया है कि आप पे कोई हमला करेगा तो आपके खिलाफ हम आके लड़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये सारे का सारा देश का विश्वास अमेरिका से उठेगा। तत्कालिक दो घटनाओं को अगर आप कोरिलेट कीजिए, एक तो यूक्रेन विवाद हो गया और एक हो गया जिस तरह से अफगानिस्तान से एग्जिट हुआ है अमेरिका। ये दोनों विवाद को लेकर के अमेरिका की भूमिका विश्व में संदेह के दायरे में आ चुकी है। अमेरिका ग्लोबल पावर में जो है अपनी पोजीशन डाउन कर रहा है। तो भारत के लिए एक फायदा कैसे होगा? चीन के साथ जो हमारा विवाद था, हम चीन के साथ लगातार विवाद जो है हम पीछे नहीं हटे, हम चीन के साथ डट के मुकाबला किया और विश्व का कई सारा ये देश देख रहा है। तो जो जापान 8 से 10 बिलियन डॉलर अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका को देता है, उसका कुछ पार्ट हो सकता है वो इंडिया से कंसल्ट करे कि अमेरिका जो है अब हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है, हमारी सेफ्टी नहीं कर सकता है, अब जो है कहीं के आप आइए, आप भी हमारी सेफ्टी कीजिए। तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट या एक अच्छा खासा निवेश जो है भारत में आ सकता है इस रूप में। बहरहाल ये मेरा एजम्पशंस है, देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन मैं सेपरेट वीडियो बना करके इस सब सारे के सारे पॉइंट जो है उसको भी डिस्कस कर दूंगा। अगर रूस यूक्रेन का विवाद हो रहा है तो उस यूक्रेन के विवाद से भारत को क्या लाभ होगा और भारत को क्या हानि होगा, दोनों ही चीज़ देखना। अच्छा, मज़े की बात क्या है, अगर रूस यूक्रेन विवाद में वर्तमान में आप देखिए तो पाकिस्तान जो है रूस के पक्ष में चला गया। वो पाकिस्तान जो रूस के खिलाफ था शीत युद्ध के दौरान, जो यूएसए के पक्ष में था शीत युद्ध के दौरान, आज वो रूस के पक्ष में चला गया है। अभी के समय में, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो रूस में है, रूस के दौरे पे हैं। और भारत की क्या स्थिति है? भारत की स्थिति न्यूट्रल है। भारत ना तो यूक्रेन के पक्ष में है पूरी तरह से, ना रूस के पक्ष में पूरी तरह से। हमले के बाद मोदी ने पुतिन से की बातचीत, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अगले साल जून के बाद यमुना में नहीं गिरेगी दिल्ली का प्रदूषित जल। देखिए, दिल्ली सरकार ने यमुना को लेकर के एक टारगेट लिया है कि हम 2025 तक, ये टारगेट भी याद रख लीजिएगा कि 2025 तक दिल्ली को हम पूर्ण रूप से साफ कर देंगे। ये दिल्ली सरकार का टारगेट, तो दिल्ली सरकार का टारगेट है यमुना को 2025 तक साफ कर देने का। अब यमुना नदी के बारे में जब भी कोई नदी के बारे में चर्चा हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर देख लीजिए। यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समुद्र तल से 6,387 मीटर की ऊंचाई से निम्न हिमालय की मसूरी रेंज की बंदरपूर चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दो चीज़ याद रख लीजिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यह, और ये बंदरपूर चोटी, ये क्वेश्चन पूछता है, बंदरपूर चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी प्रमुख सहायक नदी में चंबल है, सेंगर है, छोटी सिंधु है, बेतवा है, केन है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यमुना के तटवर्ती जो इम्पोर्टेंट सिटी है उसमें दिल्ली है, आगरा है, इटावा, कालपी, हमीरपुर, ये सारा के सारा प्रमुख सिटी है।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है। और तत्कालिक क्या इन्फॉर्मेशन है? तत्कालिक इन्फॉर्मेशन है कि 2025 तक यमुना को साफ कर देने का टारगेट रखा है दिल्ली सरकार ने। चीन ने अंतरिक्ष में निष्क्रिय सैटेलाइट की कक्षा बदली। देखिए, ये जो सैटेलाइट चलता है, मान लीजिए जो निष्क्रिय सैटेलाइट है, मान लीजिए निष्क्रिय सैटेलाइट की ये कक्षा, तो इस कक्षा को चीन ने चेंज कर दिया। अब इस कक्षा से चेंज करने से क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि भारत की कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में या अमेरिका की कोई सैटेलाइट, तो उससे टकराने का खतरा बढ़ गया। और यही कहना है इस न्यूज में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 17 वर्ष में 98,368 करोड़ की अपराध की आय की हुई पहचान। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था 2002 में, और इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था ये 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 2005 में, लेकिन ये आया था 2002 में। कल भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। परिसीमन की अंतिम रिपोर्ट में कुछ बदलाव संभव। देखिए, परिसीमन आयोग के बारे में बेसिक पॉइंट डिस्कस आपके साथ जरूर करूंगा। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून आया था 2019 में। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के विशेष प्रोविजन को समाप्त किया गया। ये भी याद रखिएगा कि आर्टिकल 370 को समाप्त नहीं किया गया, अभी भी आर्टिकल 370 भारतीय संविधान में आपको दिखेगा। लेकिन आर्टिकल 370 में जो विशेष प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष स्टेटस देता था, उसको समाप्त किया गया। तो ये समाप्त किया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के माध्यम से, और इसी के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में जो है अब लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण करेगा कि ये क्षेत्र लोकसभा का है, यहाँ तक लोकसभा है और यहाँ तक विधानसभा है। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग को लागू किया जाता है। आयोग के आदेशों को कानून के तरह जारी किया जाता है और इस आदेशों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जाता। इस पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। परिसीमन आयोग के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा गया, इस पॉइंट को जरूर डाल दिया गया कि जितने भी इनके आदेश हो गए या जो भी आदेश होगा, इसको किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता। यानी परिसीमन आयोग का जो रिपोर्ट होगा वो आखिरी होगा, इसको कहीं भी चुनौती आप नहीं दे सकते। लोकसभा तथा विधानसभा परिसीमन आयोग के आदेश में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को किसी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पे कोई लोकसभा या विधानसभा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। और भारत में अभी तक 4 परिसीमन आयोग बना है, जो केंद्रीय स्तर का रहा है या लोकसभा वगैरह में संशोधन करने का काम किया लोकसभा के क्षेत्रों में। 1952, 1963, 1973 और 2003। एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। पूरा ये 2 पेज संबंधित है आपको यूक्रेन हमला को लेकर के। और संयुक्त राष्ट्र खामोश है। ये मैं लगातार बोलता हूँ कि यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। वर्तमान में यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। मैं बोलता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं यूएन संबोधन में कि ऐसा जब भी हमला होता है जो है यूएन कुछ कर नहीं पाता। जिस यूएन की स्थापना इस तरह के हमला को रोकने के लिए किया गया था, और वो यूएन अगर खामोश हो तो निश्चित तौर पर दिक्कत है। जिस यूएन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था, उसका एक मकसद था कि इस तरह के हमला को रोकना, और आज के डेट में वही यूएन खामोश है। तो सवाल इस बात का है कि इस यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जो यूएन 1945 में बना था, 1945 में बना था, आज से 70 वर्ष पहले बना था, वो
यूएन, वो यूनाइटेड नेशन उस समय की समस्या का समाधान करने में सक्षम था, लेकिन वर्तमान की समस्या का समाधान करने में ये यूएन सक्षम नहीं है। इसलिए यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। ये भी आपको यूक्रेन संबंधित है, इसी से युद्ध से संबंधित है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बेसिक है। और ये क्या है एक्चुअली, देखिए ग्लोबल वार्मिंग से, ये जो ग्लेशियर पिघल रहा है ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। इस पर मैंने सेपरेट एक चर्चा भी किया था, एक वीडियो बना करके, मैं कोशिश करूंगा उसको कमेंट सेक्शन में डाल देने का। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास करके ग्लासगो जब समिट हो रहा था तब ये काफ़ी चर्चा में आ गया था। कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने का पर जोर। देखिए ये जो है, ये भी बजट जो सेक्शन मैंने डिस्कस किया था उसी का कुछ पार्ट है। बजट में जो है पीएम मोदी ने कुछ घोषणा की, सॉरी वित्त मंत्री ने कुछ घोषणा किया था। तो मेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखिएगा तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी के मेंस में तो निश्चित तौर पे पूछा जाता है। यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, अदर पीसीएस में भी, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक आपके लिए ये है मेंस टॉपिक कि कृषि में किस तरह से आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कृषि में किस तरह से रिफॉर्म्स किया जाना चाहिए। और कृषि में रिफॉर्म्स का एक पार्ट है, 3-4 जो चीज़ें चर्चा किया गया, जो बजट में भी चर्चा किया गया था। और बजट का सेपरेट वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा आप लोग। एक तो नैनो फर्टिलाइजर, इफको जो है नैनो फर्टिलाइजर लेकर आई है। तो इफको जो नैनो फर्टिलाइजर को लेकर आई है, इस फर्टिलाइजर का यूज अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, ये सरकार का कहना। अगर नैनो फर्टिलाइजर के यूज को हम बढ़ावा देते हैं तो फर्टिलाइजर में जो हम विदेश से कई सारा चीज़ मंगाते हैं, हमारे पास जो है पर्याप्त फर्टिलाइजर नहीं है, हम विदेश से मंगाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो बच जाएगा। हमें विदेश से पैसा नहीं देना पड़ेगा, विदेश को हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो गंगा है, हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी के 5 किलोमीटर के रेंज में अगर आप देखेंगे, जैसे ये गंगा नदी है, बजट में इसकी चर्चा किया गया, इसके 5 किलोमीटर इधर हो गया, इसके 5 किलोमीटर इधर हो गया। तो ये रेंज में जितना भूमि है, गंगा नदी के जो है 5 किलोमीटर बायां और 5 किलोमीटर दाएं रेंज में जितनी भूमि है, वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को पहले चरण में बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अब प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि प्राकृतिक खेती को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। और इनफैक्ट अहमदाबाद में आई थिंक नवंबर या दिसंबर महीने में प्राकृतिक खेती को लेकर के पहला सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसको पीएम मोदी ने संबोधित किया था। और इसकी चर्चा फिर बजट में कर दिया गया कि प्राकृतिक खेती को हमें गंगा के तटों पर बढ़ावा देना होगा। गंगा के बाएं और दाहिने 5 किलोमीटर के रेंज में प्राकृतिक खेती को पहले चरण पे हमें बढ़ावा देना होगा। तो ये सारा का सारा चीज चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी यहाँ पे, तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं। रूस यूक्रेन संकट में बढ़ेगा गेहूं का निर्यात। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूस यूक्रेन संकट से भारत में गेहूं का निर्यात बढ़ जाएगा, क्योंकि 25% विश्व के गेहूं का जो निर्यात होता है वो निर्यात करता है रूस और यूक्रेन। और रूस यूक्रेन में अगर मान लीजिए इस तरह क्राइसिस अगर शुरू हो गया, तो ऐसे कंडीशन में विश्व में गेहूं की मांग घटेगी, और विश्व में गेहूं की मांग घटेगी तो उस मांग को पूरा करेगा भारत। तो भारत को निश्चित तौर पर इससे फायदा भी है। 242 लाख टन गेहूं का स्टॉक हमारे पास है, तो हम विश्व के देशों को गेहूं का निर्यात कर सकते हैं। चलिए इतना ही था, लौटते हैं क्वेश्चन पे। ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो टर्म था, ये टर्म को कॉइन किया गया था द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 के तहत। ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2011 के तहत इसको कॉइन किया गया था। ये टर्म आया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ई वेस्ट देश में बढ़ रहा है, ई वेस्ट बढ़ रहा है मतलब आपके पास मोबाइल ख़राब होता है, उसको फेंक देते हैं,
आपको टीवी खराब होता है उसको फेंक देते हैं। तो ये सारा का सारा जो है इसको ई वेस्ट कहा जाता है, और उसमें कई सारे खतरनाक रसायन होता है जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाने का काम करता है। तो ईपीआर में क्या कॉन्सेप्ट था कि जो इसका निर्माण करेगा वही बाद में जाकर के इसका कलेक्शन करेगा। जो मान लीजिए मोबाइल कंपनी निर्माण कर रही है, कल के डेट में वही मोबाइल अगर वेस्ट में तब्दील हो जाता है, वही मोबाइल जो है अगर मान लीजिए आप कूड़ा करकट के रूप में आप उसको फेंक देते हैं, तो उसको कलेक्शन करने की भी जिम्मेदारी जिस मोबाइल कंपनी ने बनाया था उसी की जिम्मेदारी है। इसको कहा गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आया था द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और वैसे भी वेस्ट मैनेजमेंट अभी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, ये टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कचरा प्रबंधन। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।